जी ने जलेबी क्या बोला, हरियाणा का चुनाव भी जलेबी जैसा हो गया है। फैक्ट्री पुराण जो चल रहा है जलेबी का, वो बड़ी बात है। शैलजा की जो चुप्पी है, क्योंकि भले ही एक मंच पर हुड्डा के साथ ले आए, लेकिन चश्मा नहीं उतरा शैलजा का। तो रोहिणी आचार्य जो हमला कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल जो हमला कर रहा है कि ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे हैं। इससे लग रहा है जैसे राजकिशोर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर में दम है। नहीं, मुझे लग रहा दम है। दम है क्या? उस सरकार ने जानबूझकर सदगुरु को अपमानित सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनसे हिंदू के तौर पर लोग जुड़ते हैं। जहाँ तक गडकरी की बात है, तो एक वो शेर है ना कि उससे तो उसके दोस्त भी नाराज होते जाएंगे जिसको सच कहने का हुनर आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। आज राज की बात हर्ष के साथ में ये विशेष एपिसोड इस वजह से भी है कि अभी अभी हरियाणा के चुनाव हो गए। अब परिणाम तो अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे, उसकी चर्चा जो होगी उसकी, लेकिन चुनाव हो गए और चुनाव जैसे हुआ, जैसे ये चुनाव अंतिम तक जाते जाते पहुंच गया, जो लग रहा था कि बड़ा बढ़िया, ये तो मतलब कहीं 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, राहुल जी के अंदाज में बोल रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा था ना कि जलेबी बनाओ फैक्ट्री में 10,000, 20,000, 50,000, तो उसी तरह से है कि कांग्रेस के लिए लोग कह रहे थे 60, 70, 80, 90 कहीं जाके टिक सकते हैं, भाजपा तो शून्य हो गई। लेकिन राहुल जी ने जलेबी क्या बोला, हरियाणा का चुनाव भी जलेबी जैसा हो गया है। मतदान भी हो गया, लेकिन जलेबी में कुछ समझ में आया, सीरा कहाँ है, कहाँ चुनाव का रस कहाँ है, किधर गया? दरअसल पता तब चलेगा जब फैक्ट्री लगेगी। अब फैक्ट्री में जलेबी जो बनाने की बात है, उसमें मैंने देखा कि चुनाव जीतने से ज़्यादा जो पूरी कांग्रेस की ट्रोल आर्मी है, इस बात में जुट गई है कि फैक्ट्री लगवा देनी है। वो जलेबी फैक्ट्री लगा के रहेंगे। अच्छा, खास बात है, जिसकी जलेबी खा के इतना गुणगान कर रहे थे, वो आके सब नाशे पीट दिया। अच्छा, उसने आके कह दिया कि भाई हमको तो मतलब जो है कुल मिला के जो है वो कट्टर मोदी समर्थक निकल गया। ओहो, वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लग गया। बोला कि भाई हमें जो यहाँ पर जिस तरीके का माहौल मिल रहा है, जिस तरीके का बिजनेस है, तमाम चीज़ें हैं, तो कुल मिला के मार्केटिंग की दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी ने, और ले उड़े मोदी। अब सोचिए क्या कहा जाए। गड़बड़ है, जलेबी बनवाए छनवाए राहुल और खा जाए मोदी, शीरा ले गए मोदी, खा जाए मोदी। हाँ, तो बड़ा गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ तो ये हुआ कि भाई जाट और दलित दो समीकरण मिल गया, अब कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आपस में लड़ रहे हैं और राहुल जी ने सबको सहेज लिया, साध लिया। हरियाणा 10 साल से नाराज था, जाटों ने अपनी ताकत दिखा दी लोकसभा चुनाव में। तो क्या अंत में क्या आया? नहीं, देखिए हर्षवर्धन, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस की तरफ झुका हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब मतदान के बाद, अब चूंकि फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते और कहना उचित भी नहीं है। लेकिन जितनी मेरी समझ कहती है और जितना लोगों से वहाँ बात हुई, तो एक हवा होती ना, एक माहौल बनता है 10 साल के बाद, और मनोहर लाल खट्टर का हटना, फिर उसके बाद जो किसान, जवान, पहलवान और संविधान, ये जो चार का जो उन्होंने पूरा वो लिया, ये नैरेटिव वहाँ पर हवा में सेट होता भी दिखाई पड़ा। लेकिन आपने आरक्षण का नाम सुना क्या पूरे हरियाणा चुनाव में? बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। मतलब आरक्षण आरक्षण आरक्षण, मतलब यहाँ पर लोकसभा चुनाव में सिर्फ आरक्षण की बात, आरक्षण मोदी जी खत्म कर रहे थे, अमेरिका पहुंचते ही राहुल जी आरक्षण खत्म करने लग गए। कुल मिला के आरक्षण खत्म हो ना खत्म हो, उस बहस में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया उसको आप समझिए। और कुमारी शैलजा की अनदेखी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और चिंता जो थी कि जाट और जाटों, मतलब जाट और दलित वोटों का जो एक बनाने की गठजोड़ कोशिश थी, वो नहीं होता दिखा। तभी तो एन वक्त पर अशोक तंवर को लेकर आए। नहीं, लेकिन अशोक तंवर का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो 2009 में जीत गए थे। 2009 में तो यूपी में भी कांग्रेस 21 सीटें जीत गई थी। लेकिन तंवर जी जहां जहां रहे, तो कहते हैं ना, वो है ना कि जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के तह तह बंटाधार। तो गए थे वो कहाँ? कांग्रेस में जब तक थे, कांग्रेस का बुरा हाल रहा, पूरे 10 साल वो निपट गया, 14 से 24 आ गया। फिर वो आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी की जमानत सभी सीटों पे जब्त हो गई। तृणमूल कांग्रेस में भी कोई खास, तो बंगाल के बाहर तो कुछ कर नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी में आए तो खुद ही कुमारी शैलजा से हार गए। तो फिर तंवर जी करेंगे क्या? नहीं, तंवर जी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये आप सोचिए ना कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों को समझ में आ रहा था कि ये जो नाराजगी है दलित वोटों की, शैलजा की जो चुप्पी है, क्योंकि भले ही एक मंच पर हुड्डा के साथ ले आए, लेकिन चश्मा नहीं उतरा शैलजा का, आंखें नहीं मिली, उनकी आंखें दिखी नहीं, और वो दर्द वो लगातार अपना कहती रही। अच्छा देखिए, वहाँ पे जो दलित समुदाय है,
यह यूपी की तरह बहुत उठा हुआ चढ़ा हुआ सत्ता उसने नहीं देखी है। वहाँ पर मायावती जैसी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और काशीराम ने पूरी पॉलिटिक्स वहाँ पर की, लेकिन वहाँ पर वाकई जो है दलित काफ़ी दबे हुए रहे। पैसे से मजबूत होने के बाद भी हरियाणा में बहुत दबा के हरियाणा में दलितों को बहुत दबा के रखा गया और यही बात लगातार शैलजा कहती चली आ रही थी। और भाई ये मिर्चपुर या जो गोहाना कांड है, ये दर्द छोटा मोटा दर्द नहीं है। जिस तरीके की चीजें हुई, सरकार कांग्रेस की थी और हुड्डा ही सीएम थे। उन समय शैलजा ने क्या कहा, और अगर शैलजा ऐसे में हुड्डा के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ती तो निश्चित तौर पर उनके जो वोटर हैं वो बहुत भावनात्मक मुद्दा हो जाता है हर्षवर्धन। और दूसरी बात यह है कि उनको जिस तरीके से दबाया गया सीटों के मामले में, तो ये जो मैसेज जा रहा था इसको दूर करने के लिए कांग्रेस ने किया। अब वहाँ पर रावण भी हैं, अभय चौटाला के साथ में जेजेपी के साथ में बसपा भी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मतलब जो दलित वोटों के कई दावेदार वहाँ खड़े हो गए। कुल मिला के जलेबी हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है सीरा गया तो गया। हाँ, मतलब सीरा किस सिरा में गया जलेबी के। वो मतलब मैंने पढ़ा ही तो ध्यान में आया, मैंने उसको जिक्र किया तो लोगों के ध्यान में रहे कि वो बड़ा अच्छा, जो मृणाल जी की माता जी शिवानी जी हैं, उनकी कहानी की 2-3 पंक्तियां हैं कि अंग्रेज पहुंचा और वो जलेबी दिखा उसने, तो उसने कहा ये कैसे हो गया कि मैदे की नली में सीरा घुसाया तो घुसाया कैसे। तो अंग्रेज तब भी बड़े आश्चर्यचकित होते थे जलेबी देख के, आज भी हो रहे हैं क्या? लग रहा फैक्ट्री में अब कैसे बनेगी उसके लिए, मतलब जो है फैक्ट्री पुराना जो चल रहा है जलेबी का, वो बड़ी बात है। खास बड़ा विचित्र है कि कांग्रेसी जाने कहाँ से कोई विदेश का कोई है वो पैकेजिंग भेजा रहा है। भाई पैकेजिंग होती है, ये सब चक्कर में न पड़ो, थोड़ा देश घूमो। हमारे जबलपुर की बड़कुल की जलेबी बहुत खोए की मशहूर है, पन्ना की बड़ी मशहूर है, लगभग हर जगह खोए की जो बनती है वो 2-4-6 दिन चलती है। हाँ। लेकिन कोई कहे फैक्ट्री में लार्ज स्केल प्रोडक्शन, शब्द है ये इसको बचाने में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो लार्ज स्केल कंज्यूमिंग भी तो होनी चाहिए ना। जलेबी तो वहीं लोकल, और एक तरफ तो राहुल गांधी अडानी अंबानी के खिलाफ है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बड़े बड़ा फैक्ट्री लगा किसी को अडानी अंबानी बना दो। जलेबी और ऐसी जो छोटी चीजें हैं वो हर जगह की मशहूर है। मिठाई भी हो, कुछ लोग हल्दीराम दूसरों का उदाहरण देते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, वो भी वहीं स्थानीय ही लेकर आते हैं। ये संभव नहीं है कि एक ही वक्त पूरी देश दुनिया में जलेबी भेजे। खैर जलेबी हो गया, चलिए मतदान हो गया है, अगले सप्ताह हम लोग। हाँ, लेकिन इसमें एक मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो सब कर रही थी वो ठीक है, लेकिन राम रहीम को जो बार बार पैरोल से राम रहीम जिता पाते हैं क्या, वोट दिला पाते लेकिन मैसेज है, वोट मुझे नहीं मालूम कितना वो ट्रांसफर करा पाते हैं। आया कि उन्होंने शायद वो कह दिया कि भाई भाजपा को वोट करिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं देखिए, डेरा सच्चा सौदा की अपनी एक फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मतलब जो थी मान लो 70% भी गिर गई होगी, 30% है, मैं इसका परिमाण नहीं लगा सकता, इसका मेरे पास कोई अनुपात नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कितने आते, लेकिन हाँ अभी भी डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उनके कहने से कितना होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है ये बड़ी आपत्तिजनक है। एक बलात्कारी हत्यारा जो जेल में है उसको बार बार जिस तरीके से छोड़कर लाया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि ये राजनीति का विद्रूप चेहरा हमें नहीं दिखना चाहिए, ये गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन अब वही है ना कि राजनीति के जो कहते हैं ना कानूनी लूप होल का राजनीति में इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता है, तो वो भी एक वही है। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि यहाँ तो इतनी पार्टियां हैं, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला दिख रहा है। हाँ। अब यहाँ से एक राज्य है बिहार। हाँ। थोड़ा राजनीति थोड़ा वहाँ भी चौचक हो रही है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद करते हुए पार्टी बनाई और कहा सबसे पहले आएंगे तो शराबबंदी खत्म करेंगे। कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर एक बड़े पॉलिटिकल मैनेजर हैं, लेकिन वो खुद कहा करते थे कि हम जब प्रोडक्ट अच्छा होता तभी बेच पाते हैं। वो खुद एक अच्छे पॉलिटिकल प्रोडक्ट हो पाएंगे क्या? देखो हर्षवर्धन, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर जो है हवा में राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये तो कह सकते हैं। 2 साल उस आदमी ने वहां पर पूरा बिहार मथा है, जमीन पे है पाँव, जमीन पर पाँव है, और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप देखें तो राजद और जेडीयू इनका शासन मिलाकर लगभग 35 साल का शासन हो चुका है बिल्कुल। अब यही 2 पलट के रोटी बार बार यही सेकी जा रही है, कभी तो जलेगी भैया। जातिवाद के आकंठ सरोवर में डूबा हुआ जो बिहार है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये तो लगता होगा ना कि आखिर उनको मिला क्या।
35 साल पहले भी जैसे ही मुझे याद है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता था इंटर के बाद में लोगों को, रेलवे स्टेशन पर आप देख लीजिए कैसी भीड़ हो जाया करती थी। ट्रेन में लद के कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। बिहार को सुशासन की जो बात है नीतीश कुमार के साथ, मुझे लगता है एक चरण था जंगल राज से थोड़ा सुशासन की तरफ आए, लेकिन अभी विकास के दर्शन वहां नहीं हो पा रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, जब बिहारी पूरी दुनिया में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, देश में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, तो बिहार के अंदर ऐसी क्या स्थिति, क्योंकि बिहार के साथ एक समय यूपी और बिहार का नाम साथ लिया जाता था, लेकिन अभी यूपी और बिहार में कोई तुलना नहीं रह गई, आगे है, कहीं कोई तुलना ही नहीं, कोई तुलना नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो बात है, ये जो भावना है, ये प्रशांत किशोर पकड़ रहे हैं। और फिर एक चीज और समझिए, मोटे तौर पे 243 सीटें पूरी प्रशांत किशोर लड़ेंगे। आरजेडी लड़ेगी तो मैक्सिमम 150 लड़ेगी, जेडीयू या बीजेपी कोई भी लड़ेगा मैक्सिमम 150 लड़ेंगे। तो जो सामाजिक प्रतिनिधित्व देना है पार्टी में, जैसे वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी देंगे, थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट हो जाते हैं आप। प्रशांत जी से उम्मीद ज्यादा लगा लिए हैं। वैसे प्रशांत किशोर ठीक है, मेरा भी ये मानना है कि ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए, लेकिन ये कुछ उसी तरह का नहीं। मैं 3-4 नाम आपको गिनाता हूँ, तो फिर आप उसको भाई, उनके जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने, उन्होंने एक दलित मनोज भारती को बना दिया। वो आईएफएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, आईआईटी करके आए हैं, तो एक वो वाला हो गया। तो अरविंद केजरीवाल मार्का दिखने लगता है। फिर उसी में जब वो कहते हैं बिहार, तो फिर याद आ जाता है चिराग पासवान ने भी तो बिहार फर्स्ट कहा था, सभी सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ा था। फिर वो कहते हैं कि नहीं, नए लोगों को लेके आएंगे, विदेश से भी पढ़े लोग आएंगे, 10 देशों से भी लोग आए थे। तो पुष्पम प्रिया चौधरी याद आ जाती है, जो आई थी, पता नहीं कौन सा वो कुछ मतलब कौन सा पक्षी बना के वो ले आई थी, काला कपड़ा ही पहनती है, तो अभी काला पहने हुए। हाँ, लेकिन मैं पुष्पम प्रिया नहीं हूँ, राजकिशोर हूँ। तो वो अब उसमें प्रशांत किशोर डिफरेंशिएटर क्या होगा? और प्रशांत किशोर को रोहिणी आचार्य जो हमला कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल जो हमला कर रहा है कि ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो जब लड़ेंगे तो नुकसान किसका करेंगे? भाजपा कह रही ये राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है, राष्ट्रीय जनता दल भाजपा की बी टीम बता रही है, तो कहाँ जाएंगे? तो सबके मैनेजर रह चुके हैं। देखिए, जितने नाम आपने गिनाए, उन पर इस तरीके से इन वहाँ के सत्ताधारी राजनीतिक दलों ने हमले किए थे क्या? नहीं किए थे ना। प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की जाति बता रहे हैं। वैसे कहेंगे जाति जनगणना भी होनी चाहिए, लेकिन जाति पर अगर सवाल उठा दिया जाए, संसद में पूछ लिया था अनुराग ठाकुर ने, तो जाति कैसे पूछ ली, उस तरीके की बातें आने लगती, बहुत नाराज आते। तो दरअसल ये हिपोक्रेसी अलग बात है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है, 35% करीब अति पिछड़ा, उसको उस तरीके का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया है हर्षवर्धन। और जहाँ तक मुसलमानों की बात, जो मैं बात कह रहा था, इसको ये समझने वाली बात है कि अगर वो इतने प्रतिशत वोट दे रहे हैं किसी खास कम्युनिटी को, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अब हर कम्युनिटी अपना प्रतिनिधित्व तो चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव ने ये चीज साबित की है। मतलब वो ना भारतीय जनता पार्टी के साथ में लग रहा था कि पूरा ओबीसी जाता था, नहीं, पटेल थे, कुर्मी थे, तो वो अपने तरीके से वोट किए, या तो मतलब इस तरीके से नहीं गए। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे राजकिशोर कह रहे हैं प्रशांत किशोर में दम है। नहीं, मुझे लग रहा दम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर में दम है, क्योंकि उस आदमी ने इस तरीके से, वो स्काई लैब बन के नहीं गया है। चर्चा में लगातार वो है, 2014 में वो मोदी के साथ था, 2015 में नीतीश और लालू के साथ में था। तो जब प्रशांत किशोर को ये लोग गाली देते हैं, तो ये तो सबको मालूम ना कि यही व्यक्ति था जो उस जीत का उस आदमी में दम आर्किटेक्ट था। बिल्कुल, उस आदमी में दम है, ममता के साथ रहा वो, बिल्कुल बड़े लोग। लेकिन एक सवाल फिर आता है ना, जैसे बिहार जैसे राज्य में जब वो जाते हैं, और उनका एक मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, कभी मिलेंगे तो जरा उनसे समझूंगा, सुनेंगे तो जरा आप मिलिए तो कभी आपको समझते हैं। कह रहे हैं कि शराब वाले पैसे से वो शिक्षा बदलेंगे, तो ये तो कुछ बेसिक में गड़बड़ नहीं दिख रही है? नहीं, देखिए, वहाँ पर इंडस्ट्री है नहीं। अगर शराब से कैसे इकोनॉमी चल रही है, इसके लिए आपको कर्नाटक भी देखना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश भी देखना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ खुद संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन उसके बाद भी शराब की दुकानें जगह जगह खुली हैं। तो लिकर इकोनॉमी मायने रखती है, मैटर करती है हर्षवर्धन। गुजरात के पास इंडस्ट्री है, इसलिए वो अफोर्ड भी कर पाया, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से शराब की तस्करी होती है, अगर वो ना हो तो फिर मतलब कई बार वो गांधी का प्रदेश होने के नाते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो वहाँ पर सूखा प्रदेश कहा जाता है, ड्राई कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर शराब लगातार मिलती है। बल्कि मैंने देखा है कि गुजरात में यहाँ से जब लोग बाहर जाते हैं तो शराब पीना अपने आप में और बड़ी लग्जरी मानते हैं।
और जो आपने कहा प्रशांत किशोर से जब आप मिलेंगे, खैर मेरी अभी मुलाकात प्रशांत किशोर से प्रत्यक्ष कभी हुई नहीं है। मैं पढ़ा ही है, देखा है, सुना है, लेकिन प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स वहां पर चल रही थी पीके की, वो मैंने देखा कि वो पूरा एक एक ब्लॉक सब जगह होके आया है। उसने अपना पूरा संगठन खड़ा किया है। अगर सक्सेस स्टोरी देखें तो प्रफुल्ल महंत के साथ साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी, हालांकि दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की सिर्फ जाति बताकर अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाति तो मान लीजिए आपके पास अगर यादव जाति है या कुर्मी, कुर्मी कितने प्रतिशत थे वहां पर? नीतीश कुमार जो है कितने प्रतिशत थे? उनसे तो ज्यादा ही हैं। नहीं, देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल हमलावर है और जिस तरह से प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में मुसलमान भी जमकर आए, हाँ, सभी वर्ग आ रहे हैं, वही इसलिए ऐसा नहीं है वो पांडे भले उनके नाम के आगे लगा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को पहुंचा सकते हैं, नीतीश कुमार को पहुंचा सकते हैं। और एक चीज जो मुझे लगती है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की रेलिवेंसी बहुत कम होने वाली, न्यूनतम होने वाली। मैं बार बार ये बहुत 2020 से मैं कह रहा हूं कि 25 का चुनाव नीतीश जी का चुनाव नहीं है। भले भाजपा लाख कहे कि हमारे यही नेता हैं, हम लोग फिर बात करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है वो भी एक गैप है जो इनके पास, प्रशांत किशोर के पास बड़ा ग्राउंड है, संभावना है। और अगर कोई भी व्यक्ति, पार्टी कोई भी हो, अगर वो ढंग की बात कर रहा है, बिहार जैसे राज्य को आगे ले जाने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको थोड़ा तो सुना जाना चाहिए। नहीं, बिहारी एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि बिहार नॉलेज इकोनॉमी बना सकता था और ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो बात कर रहे हैं उसकी तो गलत नहीं कर रहे। बिहारी जब बाहर जाते हैं तो पढ़ लिख कर वो अपने नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। ये सोचने वाले आपने कह दिया ना, पढ़ लिख कर, तो अरविंद केजरीवाल याद आ गए। हाँ, वो आए, लेकिन एक चीज IIT वाले हैं, बंगला नहीं छोड़ पा रहे हैं, सरकारी बंगला। बताइए, जो आदमी कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, जो आदमी कहता था गाड़ी, एफिडेविट छपवाया था इन लोगों ने कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा लूंगी, सिक्योरिटी नहीं लूंगा लूंगी, अगर किसी को सिक्योरिटी लेना पड़े तो उसका कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए है। अब वो आम आदमी पार्टी में आम आदमी कहाँ गायब हो गया? वो तो कह रहे हैं बंगला लेंगे। और कितनी अनैतिकता का चरम है कि उस बंगले में आतिशी नहीं जाएंगी और वो जिसके बंगले में गए हो राज्यसभा सदस्य है। तो ये वाला पढ़ा लिखा आदमी IIT वाला क्या कर रहा है? दरअसल मुझे लगता है कि अरविंद 25 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बताइएगा, यहाँ भी होना है फरवरी में। नहीं, बिल्कुल होना है और उसके अपने बड़े मतलब बहुत मायने भी होंगे उसके। लेकिन जो अभी कुछ चल रहा है, मुझे लगता है एक बात तो मैं कहूँगा हर्षवर्धन, भारत में आम आदमी भी कुछ कर सकता है। इस उम्मीद को इस शिखर पर ले जाने के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जमींदोज किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल अपराध किसी ने नहीं किया है, क्योंकि उस शख्स ने जो कहा सर्वथा उसके विपरीत किया। मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचारी, लालू भ्रष्टाचारी, राजनीति में ये सब आरोप लगा के एक दूसरे के साथ आते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे दूरी बना के रखी, सबका समर्थन लिया और जब चाहा सबके साथ में उस तरीके से व्यवहार किया। और जो खुद व्यक्तिगत आचरण की अगर आप बात करें तो यार, शराब घोटाले में आप मतलब जो है मतलब जेल गए, शराब घोटाले में थोड़ा सा पैसा कमा ले रहा था तो आप क्यों गुस्से में? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं इसलिए थोड़ा पैसा ही तो कमा रहे थे, क्या गलत कर दिया? नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, वो पैसा कमाना प्रदेश के लिए जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो कमाने लग गए दिक्कत उसमें थी ना। अब शीश महल, देखिए मकान बनवा लेना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन आप क्या कह के आए थे ये तो आप बताइए ना। मतलब शीला दीक्षित के मकान में उनके बाथरूम तक में AC लगा हुआ है, आपने झूठ फैलाया और कहा कि मुझे तो सोच के नींद नहीं आती, मेरा कलेजा कांप उठता है, कलेजा कांप उठता है। और गिनती कुछ की थी कि 8 या 9 AC लगे हैं। अब कोई भी मुख्यमंत्री का घर होगा, 8-9 AC कौन सी चीज है? आजकल 3 बेडरूम के लोग नहीं, आप सोचिए वो 3 AC लगता ही लगता है, तो ऐसी कौन सी चीज है? अरे भैया, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको वो मकान छोटा लगा, उसमें अपने उप मुख्यमंत्री को रखा, दोहरा करा दिया, तोड़ ताड़ के सब ठीक कर दिया। अब मतलब वो वहां पे डबल हो गया है उप मुख्यमंत्री। अच्छा, खास बात देखिए कि बंगला कुमार बन गए अरविंद केजरीवाल से दोनों, ये दो बंगला कुमार। मतलब मनीष सिसोदिया ने बंगला छोड़ा तो एक सांसद से खाली करा लिया राज्यसभा। अब ये आया तो मतलब कुल मिला के इन्होंने जो राज्यसभा सांसद भी जो दिए थे वो ऐसे ही मतलब जो है कुमार विश्वास का जो आरोप था उनके शब्दों में धन पशुओं को दिए थे, कार्यकर्ताओं को नहीं दिए थे। तो कुल मिला के आम आदमी की बात और धन पशुओं, मतलब मेरा शब्द नहीं है, कार्यकर्ता को दिया होता तो अभी वो छोड़ थोड़ी नहीं पाता बेचारा बंगला, वो कहाँ जाता? बड़ा आदमी होगा तभी नहीं एक बंगला छोड़ देगा सरकारी वाला। आप भी मतलब आप ये अन्याय कर रहे हैं अरविंद जी। नहीं, पर आप एक बात बताइए ना कि बाला मान लीजिए कुछ दे ही दिया थोड़ा सा, कुछ भाई पार्टी भी चलानी है, कुछ तो धन धान्य आता रहे। आप मतलब आप तो एकदम ही चाह रहे हैं कि छोड़ के जंगल में? नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति करने के लिए पैसे की जरूरत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो सब कहते थे ना, ये तो कहते थे राजनीति करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है,
लोगों की जरूरत होती है, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन शराब से भी पैसा कमाएंगे आप, उसके बाद बंगला जब बनाना है तो वो आप बनाएंगे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भव्य बनाएंगे। तो कुल मिला के जो दोहरा चरित्र है, और आपने जो कहा कि जनता के बीच की जहां तक बात है हर्षवर्धन, लोग कह रहे हैं कि बस दिक्कत यह है कि यहाँ पर विपक्ष कोई वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना कांग्रेस की तरफ से कोई मजबूत है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मजबूत है। वैसे कांग्रेस साथ में है, लेकिन मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव अलग अलग ही लड़ेंगे, ये तय हो गया है। हरियाणा के चुनाव से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र होगा उसका प्रमाण पत्र मत मानिएगा, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो तमाम उम्मीदें थी उन्होंने धराशायी की। कूड़े का ढेर तो जस का तस है, जमुना में स्नान सपरिवार करना था, नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी की छवि ध्वस्त हो गई, सरकारी बंगले का लोभ है। फिर भी वो अपने लोगों को समझा ले रहे हैं कि देखो उन लोगों से लड़ना है तो ये सब पाप करना पड़ेगा। अच्छा, कमोड घर में वो आया था कि उस सेंसर वाला कमोड है, यहाँ ये केजरीवाल जी कमोड लगवा रहे हैं और हिमाचल में कमोड लगवा लिया आपने, तो फिर गड़बड़ है। मतलब उसको हिंदी में कहें ना, मतलब सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बड़ा देशज है कि हगने पर टैक्स लगा दिया है हिमाचल प्रदेश ने। ये सुनने में अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ इसी तरह की चीज थी। और मैं इसीलिए एकदम देशज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब बाद में कहा गया कि नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं, अरे नहीं 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 करेंगे। इतना बुरा हाल हिमाचल का कर दिया। दरअसल ये जो फ्री बीज शब्द से बड़ी आपत्ति है कांग्रेस और तमाम लोगों को। हालांकि ये शब्द हमारा दिया हुआ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ शब्द है। और ये एक बारीक रेखा हर्षवर्धन जो है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं और लोगों को रिश्वत देना, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हाई स्कूल या इंटर पास होने के बाद किसी बच्ची को साइकिल दी जा रही है तो वो उसके सशक्तिकरण का माध्यम है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसको वजीफा दिया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर उसको मजबूत करना ही चाहिए। इस तरीके की योजनाएं आप लाइए, कोई दिक्कत। इवन मनरेगा आया तो मनरेगा में आप काम के बदले मतलब जो है पैसा दे रहे थे ना, लेकिन ये बैठा के खिलाने की जो परंपरा है, और दिक्कत ये है कि ये रोग जो है संक्रामक वो सभी पार्टियों को लगता जा रहा है। भाई नितिन गडकरी को भी कहना पड़ा ना कि महाराष्ट्र में जो लाडली योजना थी उसके लिए कहना पड़ा उनको। नहीं गडकरी जी, लेकिन उसका कोई मतलब था कि गडकरी जी उसको बोलें इस तरह से? कई बार होता है ना, पार्टी अनुशासन भी तो कोई चीज़ होती है। अब सब्सिडी की बात करेंगे तब तो वो जो है थोड़ा अलग ही हो जाएगा। तो उसको बात करते हैं महाराष्ट्र, पहले हिमाचल वाला पूरा कर। हाँ तो नहीं बिल्कुल उस पर भी आते हैं, लेकिन जहाँ तक गडकरी की बात है तो एक वो शेर है ना कि उससे तो उसके दोस्त भी नाराज होते जाएंगे जिसको सच कहने का हुनर आ जाएगा। तो सच का हुनर है, लेकिन ये सच्चाई है। मैं फिर आता हूँ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए क्या हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। आप पहले बिजली कहते हैं कि फ्री में देंगे, 300 यूनिट देनी थी, आप 120 यूनिट देते हैं, वो भी बंद कर देते हैं। उसके बाद हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात थी, आप वेतन देने का पैसा नहीं है। इस पर कांग्रेस के जो तमाम प्रवक्ता और जो उनके नेता हैं वो कहते हैं कि जनता से लिया था, जनता को दे देंगे। लेकिन सवाल ये है भाई हर्षवर्धन कि यहाँ पर अगर हम बैठे हुए हैं तो ये जो बिजली जल रही है, अगर इसका पैसा हम दे पाएंगे उसके बाद ही तो उपभोग कर पाएंगे ना। ठीक बात है। तो जितनी चादर होगी उतने पांव पसारोगे ना। तुलना आप करने लग जाओ कि वहां पर ये दे दिया जाता, वहां पर वो दे दिया जाता है दूसरे देशों से। अब पहले आपको अपनी स्थिति समझनी होगी, फिर उसके बाद तमाम तर्क दिए जाते हैं कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी तो तमाम राज्यों में दे रही है, वो सरकार भी तो तमाम दे रही, स्टालिन भी तो दे रहे हैं। अरे भैया वो कमा रहे हैं ना। पंजाब में 35.4% टैक्स का जो हिस्सा है वो आप दिए दे रहे हैं, मतलब लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर फ्री में दिए दे रहे हैं, मुफ्तखोरी के लिए दिए दे रहे हैं। नहीं, वो आपने जो शुरू में ही कहा ना कि लोक कल्याण ये तो सरकार का दायित्व है, लेकिन ये जो मुफ्त में बांटना, लोगों को नकारा बनाना, वो दोनों का फर्क समझना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है। हालांकि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो आप अभी गडकरी जी कह रहे हैं, तो लाडकी बहन और भाई और वो सब किया था उन्होंने। लेकिन वहां इस सबसे इतर एक बवाल खड़ा हो गया है। फडणवीस कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में हारे वोट जिहाद की वजह से। आज वोट जिहाद मतलब हम जीत रहे थे, लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एकदम से मुसलमानों ने जम के वोट कर दिया और हम हार गए। वो धुले मालेगांव वाला जो मसला है वो बताते हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में वोट देंगे, 10% तो वोट देंगे ही देंगे, टिकट देंगे ही देंगे। अब सवाल ये है कि ये तीनों एक साथ चलने वाले हैं। हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है टिकट का वो भी लगभग तय हो गया है, सहमति बन गई है कि मतलब जो सीटें हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा के पास रहना ही, वो रहेगी। उसके बाद
शिवसेना है शिंदे वाली शिंदे और फिर गुट। एनसीपी है। लेकिन जो एनसीपी के जो भी 30, 40, 50 सीटें मिलेंगी, अब अगर वो इस दिशा में चल रहे हैं, ये इस दिशा में चल रहे हैं, कितना चल पाएगा? देखिए, वहाँ पर ये राजनीति समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर सबको ये पता है कि अजीत पवार आज यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे किसी को नहीं पता। उद्धव ठाकरे आज कहाँ हैं, वो कल कहाँ होंगे किसी को नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव जितनी पार्टियां हैं उससे ज़्यादा उसके मुख्यमंत्री हो गए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो शिंदे हैं ही वहाँ पर उद्धव, यहाँ अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे हैं, लेकिन यही स्थिति महाअघाड़ी की है। वहाँ पर जो है उद्धव नहीं, बनने के लिए जो बैठे हैं वो तो अलग है, जो बन चुके हैं उनका नाम लीजिए ना। देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, नारायण राणे, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, एकनाथ शिंदे, इतने तो बन चुके हैं। बिल्कुल। तो आधा दर्जन तो बन चुके हैं। अजीत पवार को लगता है कि हम तो मतलब एकदम बस आते आते मुंह लगाते लगाते रह जा रहा है, तो 7-8 तो यही होगा, बाकी कुछ की महत्वाकांक्षा होगी। लगता होगा कि अच्छा चलो कुछ आपस में समीकरण बना, और इस समीकरण में आप सब भूल जा रहे हैं कि भाई पुत्र पुत्री मोह छोटा थोड़ी ना होता है। अभी पवार साहब कह रहे हैं कि किसी महिला को नेतृत्व देना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं बिटिया को देना चाहिए। सुप्रिया सुले का नाम नहीं ले रहे हैं वो। तो मतलब वो तो ऐसा नहीं है, दावेदार तो ये भी हैं। तो उसके बीच में ये मुस्लिम पॉलिटिक्स और ये सब तो कहाँ, महाराष्ट्र के लिए तो थोड़ा और कठिन हो गया है। मुझे एक बार याद आता, मैं जब अखबार में काम करता तो एक बार एक हेडिंग लगाई थी हर्षवर्धन कि दोस्तों से दुश्मनी, दुश्मनों से दोस्ती। कुल मिला के तब शिवसेना और भाजपा साथ में होती थी और कांग्रेस एनसीपी साथ में होती थी। अच्छा, दोनों ही शिवसेना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आए, और एनसीपी चाहती थी कांग्रेस की सीटें कम आए, जिससे बाद में हम अपना मुख्यमंत्री बना पाए। तो उस समय कोई सिर्फ 4 पार्टियां थी, अब थोड़ा धीरे धीरे उसके गुट बढ़ गए हैं। तो गुट बढ़ गए, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी उसके अनुपात में ही बढ़ती चली गई। तो सब एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का, वो कहते हैं ना देशज भाषा में, काम लगाने में लगे पड़े हैं। तो यही चल रहा है कुल मिलाकर। नहीं, तो इस काम लगाने में किसका काम आपको ज्यादा लगता दिख रहा है, महाविकास अघाड़ी का है, महायुति का? नहीं, देखिए आज की तारीख में यानी भाजपा वाली अघाड़ी मतलब जो कांग्रेस नेतृत्व वाली है। तो देखिए आज की तारीख में जो लोकसभा नतीजे आए हैं उसके बाद तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अघाड़ी को बढ़त है। लेकिन विधानसभा चुनाव तक क्या चीजें होती, कितना पानी बह जाता है, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि टिकटों का वितरण उस समय जो हुआ और जिस समय अजीत पवार को एंड टाइम पे लाना, लेकिन वैसी ही कुछ स्थिति इस समय महाअघाड़ी में भी हो रही है। तो ये जो उठापटक चलेगी, और सुनने में आया है कि अभी पूरी तरीके से कमान फिर से जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली है। महाराष्ट्र को लेकर लगातार मीटिंग भी चल रही है, और देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच में युद्ध तो नहीं था, लेकिन एक शीत युद्ध चलता था। उन लोगों की भी आपस में मीटिंग हुई है। लेकिन इधर तो भरपाई करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, और उधर अगर आप देख लीजिए तो कांग्रेस का जो मतलब नेता अपना वो मुख्यमंत्री घोषित किए दे रहा है। वहां दूरियां थोड़ा बढ़ती जा रही हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। वो कांग्रेस को मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है, वो अपने पास मुख्यमंत्री पद रखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर यह तय है कि चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, तो जो इनके साथ लोग हैं वो एंड ऑफ द डे इनके साथ खड़े होने को कुछ ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मत है उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए वोट जिहाद और ये सब बहुत प्रमुखता से बोल रही है। अजीत पवार की कोशिश ये है कि जो उद्धव ठाकरे और शरद चंद्र पवार वाली एनसीपी के साथ कुछ चला गया था कांग्रेस साथ, वो मुस्लिम मत उसके साथ आ जाए। तो क्या ये भी एक रणनीतिक हो सकता है, या इसका दूसरा पहलू है कि जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि टिकट बांटते बांटते अजीत पवार दूसरे राह चल दे? नहीं, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अजीत पवार को आने देंगे शरद पवार? आज की तारीख में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, क्या रोहित पवार, एक और पवार आ गए ना, रोहित पवार दूसरे भाई के बेटे को भी साथ में लेकर चले आए। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो पवार पॉलिटिक्स से जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, अभी फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग ये पवार पॉलिटिक्स ही चल रही है। अभी पवार के सामने पवार खड़ी करने की बात चल रही है। इंटरेस्टिंग तो महाराष्ट्र में ऐसा है कि वहाँ का विधानसभा का उपाध्यक्ष कूद पड़ता है जाल पे, कहता है कि आदिवासी में करो, और हम तो कह रहे हैं कि उन लोगों को तो FIR होनी चाहिए थी। गैर इरादतन जो आत्महत्या होती है, आत्महत्या के प्रयास में वो जो है इरादतन थी, खैर वो तो उन लोगों को करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसका मतलब अभी बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी राजनीति आते आते। जो बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में बहुत रहते हैं, वो तो थिएट्रिक्स सबसे ज्यादा उन्हीं को आते हैं। ठीक बात है। नहीं, ये तो अभी देखिए, अभी तो बहुत सी चीजें चलेंगी। हालांकि जल्दी मुझे लगता है कि वो पार्टियों के बीच में टिकट का कुछ समझौता हो जाएगा जी। एक ऐसी खबर आई जिसने एक बार फिर से ये थोड़ा सा हिला दिया कि क्या हिंदू प्रतीक, सनातन प्रतीक, उन पर सब हमला करने में लगे हैं। तमिलनाडु की सरकार, जो स्टालिन की सरकार है,
जो अपने बेटे को भी उन्होंने बना लिया, उदयनिधि को भी डिप्टी सीएम बना लिया। क्या उस सरकार ने जानबूझकर सदगुरु को अपमानित सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनसे हिंदू के तौर पर लोग जुड़ते हैं, जो ईशा फाउंडेशन है? और हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने लगाम लगा दी उस पर, लेकिन जो उच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं वो बड़ी खराब हैं। ऐसी टिप्पणियां क्या किसी और पर की जाती हैं? क्या इसको आप उस तरह से देखते हैं कि एक कोशिश है कि जो भी हिंदू प्रतीक हो, और देखिए ये कोई मतलब लोगों के ध्यान में रखने के लिए कि नवंबर 2004 में दीपावली के वक्त आपको याद होगा शंकराचार्य जैन सरस्वती, विजयन सरस्वती, उनके मठ पर छापा मारा गया और गिरफ्तारी हुई थी। बाद में वो दोनों लोग उससे पूरी तरह से बरी हो गए थे। बिल्कुल, कांची कामकोटी शंकराचार्य थे और वो जो हुआ था उस समय मुझे बहुत ठीक से याद है। लेकिन ये जो आपने कहा थोड़ा डिस्टर्बिंग है। इसमें किसी राजनीतिक दल ने जो कहा वो तो सनातन को कभी महामारी बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। हालांकि जब वहाँ पर जाइए तो कुल मिला के सनातन का एक वहाँ मतलब इतने प्रतीक हैं और सनातन किस तरीके से वहाँ की हवा में घुला हुआ है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो उस पर खैर मुझे क्या बहस करना, कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी बड़ी अवांछित लगी मुझे। फैसला जो उनको देना था दें, अगर उनके पास से एक पिता पहुंचा था कि उनकी पुत्रियों को, 2 पुत्रियों को जबरदस्ती वहां रखा गया, तो हाई कोर्ट का ये काम था न्याय दे और उस पर वो जांच करवाता, ठीक है। लेकिन उस पर जो टिप्पणी थी वो बड़ी आपत्तिजनक थी और मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी। इस कंजक्चर से बचना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि सदगुरु अपनी बेटी की तो शादी कराते हैं और दूसरी लड़कियों को सिर मुड़वाकर संन्यास दिलाते हैं। ये भाई बालिग लोग हैं। कोई सन्यासी बनना चाहता है, कोई अविवाहित रहना चाहता है, कोई लिव इन में रहना चाहता है, ये सारे आपके सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए और संवैधानिक व्यवस्था है। तो अगर वो लड़की फिर जाती, आप उसको बुला के उसके बयान दिलवाते। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से हाई कोर्ट के फैसले को ही अवांछित बताया। ये शब्द है, मतलब मेरा शब्द नहीं है, सुप्रीम अदालत का शब्द है। तो और ये टिप्पणी तो फिर कैसे वांछित हो सकती थी हर्षवर्धन? और ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जो एक हिकारत भाव है और टेकन फॉर ग्रांटेड जो ले लिया गया है कि ये सहिष्णुता है, इस पर कोई कुछ भी कर सकता है। तिरुपति के लड्डू में आप कुछ मिला सकते हैं, निकल सकते हैं, किसी चीज़ में थूक कर भी आप कुछ निकल सकते हैं। दरअसल भावनाओं को इस तरीके से नहीं कुचलिए कि वो कहीं मतलब किसी कोई दूसरा रूप ले ले। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सहिष्णुता। लेकिन हाई कोर्ट के स्तर पर यह टिप्पणी ज्यादा आहत करती है। बिल्कुल आहत करती है। और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल जो आपने कहा ना कि अगर सदगुरु के आश्रम पर कोई आरोप है या किसी के आश्रम पर कोई आरोप है, उसकी पुलिसिया जांच हो, कानून के दायरे में जांच हो, नहीं है तो न्यायिक यानी मजिस्ट्रियल जांच हो। लेकिन आप इस तरह से ऐसी टिप्पणी करें जिसमें आपको हिंदू धर्म, प्रतीक, प्रक्रिया, व्यवस्था उस पर आप करते हैं, वो ठीक नहीं है। चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, ये जो टिप्पणियां करते हैं उससे बचना चाहिए, निर्णय देना ठीक है। अब एक ऐसी खबर जो मुझे लगता है कि देश को जाननी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात तो हम अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन देश के उन क्षेत्रों की बात नहीं होती जहां बंदूक गोली खूब चल रही है, लैंड माइंस बिछे हुए हैं, लोगों के हाथ पांव उड़ जा रहे हैं, अंग भंग हो जा रहे हैं, आदिवासी समाज बुरी तरह से झेल रहा है। कोई धार्मिक एंगल नहीं, कोई गजवाए हिंद नहीं, कोई उम्मा नहीं, कोई इस्लाम नहीं, वो है नक्सल, माओवादी हमला। बड़ी अच्छी बात है, कल शानदार ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 36 माओवादी आतंकवादियों को मार गिराया है, जो अमित शाह कह रहे थे 2 साल में नक्सली खत्म कर देंगे। दरअसल मुझे लगता है कि अमित शाह ने ये कोई बयान नहीं दिया था। अमित शाह जमीनी स्थिति समझ रहे हैं। बस्तर हर्षवर्धन में पूरा घूम के आया, बिल्कुल, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री जो की थी सो की थी। लेकिन जब लोगों से वहाँ पर मिला तो कैसे जो नक्सल की लाल रेखा वहाँ उनके जीवन पे कालिमा बनी हुई है और उनको विकास की उस रोशनी से महरूम रखा गया है, वो वहाँ जाके साफ साफ दिखाई पड़ता है। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, अद्भुत संभावनाएं, इतना ज़्यादा खनिज, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी जिजीविषा। अबूझमाड़ के बच्चे जो नक्सल का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, वो इंडिया गॉट टैलेंट में जाके अमेरिका गॉट टैलेंट तक अपनी धूम मचा कर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जो कहा जाता था, उनके ऊपर ये जो लाल रंग पूरा चढ़ाया गया है ऊपर से, वो उतरता दिखाई पड़ रहा है। वो जनता वहाँ फैसला कर चुकी। इसीलिए पहले नक्सली सुरक्षित रहते थे क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना, वो शेल्टर बने होते थे। अभी स्थिति ये हर्षवर्धन, जब वहाँ पर जाते हैं तो हर आदमी कहता है कि कैंप हमारे घर के पास खुल जाए। कैंप वहाँ पर जो पुलिस का कैंप या सीआरपीएफ के खुल जाते हैं तो उनको लगता है कम से कम वहाँ पर जाके मुखबिर बता के किसी को भी मार देते हैं, किसी का भी रेप कर देते हैं, और वहाँ पर उनकी अपनी अदालत चलती है, कभी कुछ भी कर देते हैं। तो ये लोगों का जो आक्रोश था, लोगों का जन समर्थन जो मिल रहा है वहाँ पर सुरक्षा बलों को, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब इस आतंकवाद की समाप्ति का वक्त आ गया। और मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि शायद जो समय सीमा दी गई उससे पहले
ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि और बड़ा अच्छा है कि वहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार, उनके मुख्यमंत्री भी लगातार कहते हैं, कल देर रात तक उन्होंने जब ऑपरेशन के बाद था तो मीटिंग वगैरह की थी, और अभी जो है वो वहाँ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा भी लगातार ऐसे लोगों को लेकर दिल्ली आए जिनका अंग भंग हुआ। वो बाकायदा एक बस्तर शांति समिति है, वो जंतर मंतर पर अभी उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो जो दूसरा पक्ष है वो भी लोगों को दिख रहा है, और ये बहुत जरूरी है, ये अच्छी खबर है। बाकी जो आत्मसमर्पण करना चाहता है, जो बंदूक छोड़ना चाहता है, उसका स्वागत तो हमेशा लोकतंत्र में होता ही है। अब एक खबर जो सीधे भारत से नहीं जुड़ी है, लेकिन परेशान करने वाली हम सबके लिए है, क्योंकि झगड़ा इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच में हुआ, झगड़ा इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ। इजराइल ने पेजर बम, वॉकी टॉकी बम और पता नहीं किस किस बम के जरिए लेबनान का काम तमाम कर दिया। उनका बड़ा कमांडर नसरल्ला मारा गया। और अब ईरान के जो राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर हैं, जो अयातुल्ला अल खामेनी, तो खामेनी ने जिस तरह से राइफल लेकर वहां की जो ग्रैंड मस्जिद थी उस पर जो जुमे को, शुक्रवार को, बीता शुक्रवार जो है, उसमें जो कहा, वो चिंता की बात नहीं है। चिंता जो हमारे देश में मुसलमान उम्मा के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, वो चिंताजनक। अच्छा, खास बात यह है हर्षवर्धन, मुझे कई बार अजीब लगता है, जिन लोगों को इतिहास नहीं पता है, सब जानते हैं कि ये धार्मिक लड़ाई है ही नहीं, ये यहूदी वर्सेस मुस्लिम था ही नहीं कभी। दरअसल वो क्षेत्र की लड़ाई थी, अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। और अगर ये वाकई इस तरीके की लड़ाई होती तो इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब मुस्लिम मुल्क कहाँ इसमें शामिल हुए हैं? वो शिया सुन्नी अपने उसमें पड़े हुए हैं। यहाँ पर शिया मुल्क जो है वो वहाँ पर घुस रहा। अच्छा, हिजबुल्ला जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवादी संगठन घोषित है, उसके लीडर के मारे जाने पे, उस आतंकवादी के मारे जाने पर आप क्यों मतलब इस तरीके से निकल कर जा रहे हैं बाहर? वहाँ तो उन मुस्लिम देशों में कुछ नहीं हो रहा है, कहीं एक काला झंडा नहीं दिखाई पड़ता, कहीं एक आवाज़ नहीं उठाई पड़ती। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती वो चुनाव से अपने आप को दूर कर लेती हैं, उसको शहीद बता देती हैं। लखनऊ में मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर कर आ जाते हैं। अरे क्यों भाई, तुम्हारा उससे क्या लेना था हिजबुल्लाह के लीडर से, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं? अमेठी में कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भेजा है योगी जी ने। हाँ, अमेठी में गिरफ्तार करके भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा मामला इस बात का है कि ये समझें मुसलमान कि मतलब ये उनके देश और उनके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। और उसकी वजह से अगर आप यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं या उनसे लड़ते दिख रहे हैं, और या मोदी का दोस्त नेतन्याहू, उसमें आतंकवाद के खिलाफ तो हम सबको खड़ा होना है ना। बिल्कुल, मुसलमान को ये बात समझनी पड़ेगी, और मुसलमान का अच्छा भला जो भी है, भारत के मुसलमान का अच्छा भला यही होने वाला है। हाँ भाई, आप एक चीज समझिए ना कि तालिबान भी आतंकवादी संगठन था, लेकिन तालिबान की अगर सरकार है तो भारत एक देश के साथ में संबंध थोड़ी विच्छेद कर सकता है। वहां पर अपने कंसुलेट खोले हुए ना, दूतावास खोले हुए हैं, तो फिर आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो है इजराइल से हम अपने दूतावास बंद कर लें, उनसे हम अपने संबंध छोड़ दें? हमारा मित्र देश रहा है, इजराइल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे रहे, लेकिन अगर ईरान उन आतंकवादियों के साथ खड़ा होगा और आतंकवादी हरकतों में साथ खड़ा होगा तो भारत को तो पक्ष लेना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री अगर लगातार ये बात कह रहे हैं तो उससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं होता। विदेश नीति देश की एक होती है, बिल्कुल, विदेश नीति अलग अलग नहीं हो सकती, और ये खतरनाक भी है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि नसरल्ला मारा गया, वो मुसलमान था, शिया मुसलमान था, कश्मीर, लखनऊ और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर तक दिल्ली में ये सब हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए उनके साथ हैं, लेकिन उसको लेकर भारत में किसी तरह का दुराव, दुर्भावना पैदा हो, ये ठीक नहीं। और तब अगर वो होता है तो सरकारों को उस पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता के साथ में देना चाहिए। और यहाँ एक बात इन मुसलमानों को भी समझनी पड़ेगी, ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मोदी इसमें दखल करे, बात करे, तो वो तो मोदी की तरफ आशा की निगाहों से देख रहे हैं, एक आस भरी नजरों से देख रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से संबंध विच्छेद कर लें। अगर वो मोदी से कह रहे हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा दखल दीजिए और कुछ ना हो, क्योंकि ईरान डरा हुआ है, ये समझना पड़ेगा ना। जब इतनी बड़ी हरकत कर दी तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पर अगर कोई हमला करता है तो ये वैश्विक अपराध होगा, इस तरीके की बातें हो रही है। उसमें वो मोदी से दखल की मांग कर रहे हैं। तो आप बाहर सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री, बात यहाँ नरेंद्र मोदी की नहीं है, भारत जैसे मुल्क का प्रधानमंत्री जो है उसको दुनिया किस तरीके से देख रही है कि वो एक साथ में जो है व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की से भी बात कर सकता है, और वो नेतान्याहू और जो है खामनेई से भी बात कर सकता है। तो ये तो उसकी, ये भारत की ताकत है, इसको समझिए। हरियाणा से लेकर दुनिया के हर मंच तक तय मोदी ही कर रहे हैं।
तो आज का ये जो एपिसोड है यहीं ख़त्म करते हैं और अगले हफ्ते तक शायद दुनिया में भी कुछ हालात बेहतर होंगे। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, वैसे बेहतर होंगे इसकी पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन पक्के तौर पर जो कह सकते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ गए होंगे। तो अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तो उन दोनों ही नतीजों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जिसकी भी सरकार बने जो भी हो उसका विश्लेषण यहाँ बैठकर करेंगे और देश भर में जो कुछ हो रहा होगा अलग अलग राज्यों में उसकी भी चर्चा होगी। तब तक के लिए हम दोनों लोगों को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।